morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Morning, all of you children. Now, Good morning, ma'am. good morning. Good morning. Morning, ma'am. Good morning. Ma'am, which chapter today study? भैया मेरे को अभी चैट डिसेबल क्यों दिख रहा है? Today we will study chapter lesson 12. I have muted you all. Now, lesson 12, that is page number 90. Page number 90. You will get the chapter in your WhatsApp group. I will post it. But today I am going to start chapter 12. And before starting the chapter today, I want to discuss some points with you. In this lesson, we have started history from lesson 9. Lesson 9 was medieval India, medieval history, medieval period. Lesson 10 was small kingdoms, rise of small kingdoms in North India. Lesson 11 was rise of a small kingdom in South India. And lesson 12 is Turkish invasion in North India. अब देखिए, this both of this lesson, मतलब Turkish invasions in North India और lesson 10 और 11, rise of small kingdoms in North India and rise of small kingdoms in South India. तो नॉर्थ इंडिया में जब हम लोग ने, आप लोगों ने और हमने पढ़ा था, हम लोगों ने, तो हम लोगों ने उस पर एक चीज ध्यान दिया था कि आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, his whole empire disintegrated into a small kingdom, small states. पूरा उसका जो एम्पायर था वो छोटे छोटे स्टेट में बदल गया और it has led a political disintegration into India, especially in North. और उसकी वजह से छोटे छोटे जो राज्य बने, जिसमें राजपूत के बारे में हमने पढ़ा, प्रतिहारा के बारे में पढ़ा, पालास के बारे में पढ़ा, but they all have were concentrated in certain areas, in a certain areas. They have not ruled all over the country. And now in South also, we have a study about Cholas, Cheras and Pandyas. And there we got the information that they were fought with their neighbors or among themselves. Pandyas में तो हम लोगों ने पढ़ा कि एक सिविल वार निकला और that civil war led to the disintegration of the Pandyas and finally it was submerged into the Vijayanagar Empire. Now, अब एक चीज जो होता है कि अगर मान लीजिए कि आपके कंट्री में कुछ भी उल्टा पुल्टा हो रहा है तो उसके बाहर पे क्या असर होगा. जैसे सपोज करिए कि हियर वी आर इन दिस डेज, अब उसको हम लोग थोड़ा सा रिलेट करेंगे कि वी आर फाइटिंग विथ चाइना. चाइना is making certain creating certain obstacles in the way of our progress. So what we are doing, we are boycotting Chinese goods. Sometimes our army is fighting with them. तो अगर इसी बीच में मान लीजिए suppose we are not united, the Indians are not united, what will happen? China will capture our country. उसी तरह उस समय क्या हुआ कि अब हम लोग, आप लोग को बताने का मतलब क्या था, यूनाइटेड का मतलब जब कंट्री के लोग जब तक मिलजुल कर नहीं रहेंगे कंट्री प्रोग्रेस नहीं करेगा, या फिर बाहर के लोग आके हमारे कंट्री में घुस जाएंगे. जैसे अभी चाइना कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी हम लोग सबको मिलजुल कर रह रहे हैं और सब लोग मिलकर के कह रहे हैं कि यस वी विल बायकॉट चाइना, वी विल फाइट विद चाइना. तो इससे क्या होता है कि चाइना को लग रहा है कि ऑल इंडियंस आर अगेंस्ट द चाइना. लेकिन अगर जब उसको समझ में अगर ये आ जाए कि हम लोग बोले कि नहीं नहीं चाइना तो बहुत अच्छा है, हम तो चाइनीज सामान खरीदेंगे, तो ऐसा करना है वैसा करना है, व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा? तब क्या होगा कि चाइना तो सोचेगा कि वो इंडियंस आर फाइटिंग, हम उनसे फायदा उठा लें, दिस चाइना विल डू.
तो हम लोगों को क्या करना है, मिलजुल कर रहना है। लेकिन उस समय जो हमारे कंट्री का कंडीशन था, फिर से वापस चले जाइए, तब आप लोग बताएंगे, आप लोग याद कर लीजिए कि न नॉर्थ में न साउथ में कोई भी मिलजुल कर नहीं रहता था। सभी इंडियंस फाइट आपस में लड़ते रहते थे, छोटे छोटे राज्य हो गए थे, और ये छोटे राज्य जो आपस में लड़ते रहते थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो बाहर के लोग जो थे, जैसे स्पेशली मुस्लिम्स अटैक इंडिया। जैसे आप गुर्जर प्रतिहार में लास्ट में लाइन में हम लोगों ने पढ़ा था, द ब्रेव गुर्जर्स, गुर्जर प्रतिहार लेसन 11 में आपका डू यू नो में देखिए दिया हुआ है, लेसन 11 का जो डू यू नो है, द ब्रेव प्रतिहार स्टॉप द अरब इन्वेजन फॉर नियरली 300 ईयर्स, दे रहा है, पेज नंबर 75 है। और उसके बाद जो है एक आपका और जो है, जो सबसे बड़ा जो ये था पॉइंट है, जो पॉइंट दिया हुआ है आपके इस पेज बुक में, ये इस लेसन को हम बार बार इसलिए बैक जा करके आप लोगों को बता रहे हैं, हम टेलिंग यू, क्योंकि बिकॉज विदाउट उससे इसको जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, तब तक वी कैन नॉट स्टडी द न्यू चैप्टर। द अब देखिए, द स्ट्रगल ऑफ फॉर सुपरमेसी एंड कांस्टेंट इन फाइटिंग created disunity and enmity among the Rajputs. This attracted the Muslim invasions in India. The Rajputs failed to join hands with each other to defend India from Arab invasion. अब इसका मतलब क्या हुआ, जब आप द स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी एंड कांस्टेंट इन फाइटिंग क्रिएटेड डिसयूनिटी एंड एनिमिटी अमंग द राजपूत, राजपूत के अंदर आपस में दुश्मनी की भावना आ गई। दिस अट्रैक्टेड द मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया, इसने क्या किया, इंडिया की तरफ मुस्लिम इन्वेजन को अट्रैक्ट कर दिया कि आप लोग आइए और अटैक करिए। दिस द राजपूत फेल टू जॉइन हैंड विद ईच अदर इन टू डिफेंड इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेजन। अब इससे क्या हुआ, राजपूत एक दूसरे के साथ, बिकॉज दे वर फाइटिंग टुगेदर, दैट्स व्हाई दे कुड नॉट जॉइन देयर हैंड विद ईच अदर टू डिफेंड देयर कंट्री, ओन कंट्री फ्रॉम अरब इन्वेजन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अरब इन्वेजन और अरब अटैक इन इंडिया। नॉर्थ इंडिया की तरफ वो लोग आए थे। तब अब उसी को हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, टर्किश इन्वेजन इन नॉर्थ इंडिया। Now, many small kingdoms emerged powerful in different parts of India, but their rule was limited to specific regions, though they constantly aspired to extend their boundaries. अब कहता है कि बहुत छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स नॉर्थ इंडिया में बन गए थे, लेकिन उनका वो बहुत मतलब दे वेर कंसंट्रेटेड टू ए स्मॉल एरिया, बिकॉज दे वो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। दे वेर नॉट थिंकिंग अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द होल कंट्री, दे वर थिंकिंग ओनली द प्रोग्रेस ऑफ देयर ओन स्टेट, जितना उनका राज्य था उसी पर वो सोचते थे। द फ्रीक्वेंट वार्स अमंग द राजपूत्स रिजल्टेड इन पॉलिटिकल डिसयूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। द फ्रीक्वेंट मतलब बार बार जो राजपूतों में जो इसकी वजह से जो लड़ाई हो रहा था, सुपरमेसी की लड़ाई, what will happen, इससे political disunity नॉर्थ इंडिया में फैल गई। This attracted invasions by the तुर्क, इसने क्या किया, तुर्क के अटैक को बढ़ा दिया। इन्वेजन मतलब तुर्क मतलब एक जाति, मुस्लिम्स की एक जाति जो उधर, तो अब कौन थे तुर्क, कौन थे, हु वेयर द तुर्क। तुर्क के बारे में कहता है, it is saying that the Turk, who were the Turks, asking, so the frequent war among the Rajputs resulted in political disunity in North India. This attracted invasions by the Turks. Who were the Turks? Abbasi Khalifas of Baghdad recruited the Turks as guards and professional soldiers. अब बगदाद एक जगह ईरान में है, ये बगदाद जो है इट इज इन ईरान। अब वहां पे कहता है कि वहां के जो खलीफा थे उन लोगों ने तुर्क को रिक्रूट किया था, रिक्रूट मतलब नौकरी दिया था तुर्क को अपने गार्ड और प्रोफेशनल सोल्जर मतलब काम जो सैनिक, लड़ने वाले सैनिक के रूप में। बाय द एंड ऑफ द 9th century द पावर ऑफ खलीफा बिकेम, अब जब 9th century आया मतलब जब मिडिवल इंडिया शुरू हुआ, मिडिवल पीरियड एशिया में, तो उस समय क्या हुआ कि खलीफा का पावर मतलब खलीफा कमजोर होने लगा। तो अब जब वो कमजोर होने लगा तो ये तुर्क द पावर ऑफ खलीफा, तुर्क स्लोली टूक ओवर द पावर एंड बिकेम गवर्न द प्रोविंस। अब तुर्क में क्या किया, धीरे धीरे उन लोगों ने अपने आप को मजबूत कर लिया। जब खलीफा कमजोर हो गया तो लोग धीरे धीरे आगे आ गए, बिकॉज
The Thup Khalifa recruited them as guards and professional soldiers. Now they were powerful and they took power in their hand. Some of them asserted their independence from the Khalifa. अब कहता है कि उसमें खलीफा को पूरे मतलब मुस्लिम में सबसे पावरफुल माना जाता था। तो लेकिन अब उसमें इन लोगों ने फिर भी क्या किया, उसमें से कुछ लोगों ने खलीफा से अपने को अलग कर दिया और कुछ लोगों ने खलीफा से one governor who conquered Ghazni in Afghanistan started a new lineage of ruler known as Ghaznavis. अब उसी में जो है मोहम्मद गजनी जो था, एक जो है गजनी का, तो उसने क्या किया कि एक नया गजनविस करके एक नया वंश बना लिया, लाइनेज मतलब एक अपना फैमिली बना लिया और जो उसने जो है नोन एज गजनविस, गजनी का वो यहाँ था, राजा था, राजा कहिए या वहाँ का खलीफा, खलीफा तो नहीं था, मतलब इन लोग को कुछ और नाम देते थे, मुस्लिम्स उसका कुछ और नाम देते थे। लेकिन अब फिर से देख लीजिए, अब्बास खलीफा ऑफ बगदाद recruited the troops as guards and professional soldiers. By the end of the 9th century, the power of Khalifa weakened. Turks slowly took over the power and became governor of the province. अब ये लोग प्रोविंस के गवर्नर भी बन गए। The some of them asserted their independence from the Khalifa. उसमें कुछ लोगों ने अपने आप को खलीफा से अलग कर लिए। इंडिपेंडेंस बोले कि हम I am not with you, I am independent power. So they have independence from the Khalifa. One governor who conquered Ghazni in Afghanistan, अब उसी में एक गजनी को जीता जो अफगानिस्तान में जगह है ये गजनी, और in Afghanistan started a new lineage of rulers. अब एक नया मतलब जाति, शासकों की एक नई जाति को शुरू किया, दैट इज नोन एज गजनविस, उसको गजनविस कहा गया। अब उसमें कहता है मोहम्मद गजनी जो गजनविस को शुरू किया, अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद गजनी वाज बोर्न इन 971 सीई, उसका जब कब जन्म हुआ था, 971 सीई में जन्म हुआ था। ही ascended the throne in 998 CE. Ascended मतलब राजा बना, कब बना, 998 CE. He decided to invade northwest India. अब जब राजा बन गया तो एक चीज ऐसे समझ लीजिए, आप सिंपली समझ लीजिए, इंडिया में हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है, इंडिया उस समय क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया, गोल्डन बर्ड कहलाता था, और यहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लोग बहुत प्रोस्पेरस मतलब रिच थे, पैसा था लोगों के पास, और उस समय हम लोग का नॉलेज भी बहुत अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे जो भी आप लोग नॉर्थ और साउथ का पढ़े तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि नॉलेज अब धीरे धीरे इंडिया में कम होता जा रहा है। अब आगे भी आप लोग इसको पढ़ेंगे। अब जो है क्या होता था कि हो रहा है, मठ में बच्चे पढ़ने जाते, तो मठ में कौन पढ़ाता था, वहाँ के जो पुजारी थे वही लोग पढ़ाते थे, तो वो लोग कभी कभी बहुत पढ़े लिखे भी नहीं होते थे। इंडिया में धीरे धीरे अब बैकवर्डनेस आ रहा है। तो अब इन लोगों ने क्या किया कि जब ये मुस्लिम लोग आए इंडिया में, तो अभी जो आगे आप लोग पढ़िएगा तो समझ लीजिए, इसलिए क्योंकि समझना जरूरी होता है कि वो लोग यहाँ क्यों रह गए। तो इंडिया बिकॉज उस समय इंडिया का नाम था सोने की चिड़िया, गोल्डन बर्ड, और इस समय इंडिया में बहुत पैसा था, खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी, और इंडियंस और ये लोग जो आए थे जब इधर ईरान और इराक उस समय, क्योंकि ये अरब का एरिया, पानी की बहुत कमी थी, खेती अच्छा नहीं होता था, ये लोग लड़ाई आपस में करते रहते थे, और दे वेर वेरी पुअर, बहुत गरीब भी थे, तो आपस में लड़ते रहते थे रिलीजन के नाम पर। तो रिलीजन के नाम पर लड़ने, तो इन लोगों को ये जो जो नए नए जैसे खलीफा हुआ और गजनी हुआ, इन लोगों ने इसको यूनाइट किया इन लोगों को, और यूनाइट करके बोला कि आपस में लड़ने के लिए से अच्छा है कि हम लोग चलें और खाने दूसरे देशों पे अटैक करें। तो दे हैव अटैक, फॉर दैट थिंग दे अटैक इंडिया। लेकिन जब इंडिया में आए तो देखे कि अरे इस कंट्री में तो खाने पीने का भी बहुत कुछ है, और लोगों के पास पैसा भी बहुत है। अब इनके मन में लालच आ गया, कुछ लोग यहीं रह गए, कुछ लोग वापस गए, फिर आ गए, और दे स्टार्टेड टू रूल इंडिया। जो हम लोग आपस में जो लड़ते रहते थे, जो हमारी कमजोरी थी, उससे उन लोगों ने फायदा उठाया, एंड दे स्टार्टेड टू रूल इंडिया। अब इसी को फिर से हम देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग, तो आप लोग इतना जानने के बाद जब इसे मिलाइएगा, जब हम अभी बताएंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड इट easily. Muhammad Ghazni was born in 971 CE. He ascended the throne in 998 CE.
he decided to invade northwest India, where the Gurjar Pratihara Empire had become big. अब देखिए जब ये आया तो अभी हमने गुर्जर प्रतिहार के बारे में आप लोगों को बताया, बिकॉज ये लोग आपस में जो लड़ते रहते थे, द फ्रीक्वेंट वार अमॉन्ग द राजपूत हैड बिकेन द इंडियन states, and Rajputs were unable to stop the Rajputs were unable to stop the Arab attack. ये लोग अरब अटैक को रोक नहीं पाए बिकॉज दे वेयर फाइटिंग टुगेदर. ये आप लोग बार बार याद रखेंगे और तभी आप लोग को समझ में आएगा कि एक दिमाग में आ सकता है अरे बाहर का आया तो हम लड़े क्यों, बिकॉज वी कुड नॉट फाइट बिकॉज द स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी एंड कांस्टेंट इन फाइटिंग created disunity and enmity among the Rajputs. This attracted the Muslim invasion in India. The Rajputs failed to join hands with each other to defend India from Arab invasion. This has now, children, the now Muslims. Muhammad Ghazni was born in Muhammad Ghazni was born in 971 CE. He ascended the throne in 998 CE. He decided to invade northwest India, where the Gurjar Pratihara Empire had become big due to frequent battle with Palwas and Rajputas. हो गया क्लियर? अब समझ में आ गया? अब इस वर्ड को समझने के लिए हम लोग को जो चीज जो समझना था, बिकॉज वाई दे वेर फाइटिंग टुगेदर फॉर द सुपरमेसी. वो लोग आपस में किस लिए लड़े थे? सुपरमेसी की वजह से लड़ रहे थे. एंड व्हाट द रिजल्ट ऑफ दिस सुपरमेसी? अब देखिए, द स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी एंड कांस्टेंट इन फाइटिंग क्रिएटेड डिसयूनिटी एंड एनिमिटी अमंग द राजपूत. दिस अट्रैक्टेड द मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया. द राजपूत फेल्ड टू जॉइन हैंड विथ ईच अदर to defend India from the Arab invasion. अब now फिर से Mahmud Ghazni was born in 971 CE. He ascended the throne in 998 CE. He decided to invade northwest India, where the Gurjar Pratihar Empire had become weak due to frequent battle with Pallavas and Rajputas. Okay, children, now Muhammad Ghazni invaded India 17 times in 27 years. अब 27 ईयर के अंदर मोहम्मद गजनी ने इंडिया में 17 टाइम अटैक किया था. 17 टाइम अटैक किया. He wanted to make Ghazni. अब हम फिर अब समझ लीजिए अब इसमें दे रहा क्यों अटैक किया था. He wanted to make Ghazni a small hilly and poor region. हिली था, हिली मतलब वहाँ कुछ भी उपजता नहीं होगा. हिल पे उपजना बहुत मुश्किल होता है, उस समय तो और मुश्किल होता होगा. और पुअर रीजन इनटू ए पावरफुल एम्पायर, एक पावरफुल एम्पायर में बदलना चाहता था. He gained the control of Afghanistan and कुराशान का मतलब वो दो जगह का, अफगानिस्तान और कुराशान का ये लिया, कंट्रोल अपने पर ले लिया. He was attracted by the great wealth of India. और इंडिया की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुआ? इंडिया के बहुत ज्यादा जो धन था उसकी वजह से अट्रैक्ट हुआ. So he started plundering towns and temples in North India. प्लंडरिंग मतलब लूटना, लूटपाट करना शुरू किया. और उससे क्या हुआ? टाउन और टेम्पल, शहर और मंदिर को भी लूटना शुरू किया. जो आप लोग सुनते होंगे कि अभी जो जैसे राम जन्मभूमि का, तो दैट इज सिंपल. हिंदू लोग कहते हैं, जो इंडियंस जो यहाँ रहने वाले थे, तो वो कहते हैं कि जब बाबर आया तो उसने राम जी का जन्मभूमि इंडिया पर जब अटैक किया तो उसने, ये आगे पढ़िएगा आप लोग, तो मंदिर तोड़ दिया और वहाँ मस्जिद बना दिया. तो इसलिए अब वहाँ हम लोग का मस्जिद होना चाहिए. मुस्लिम्स कहते हैं बिकॉज दे वेर देश यहाँ के रहने वाले हो गए, वो लोगों ने इंडिया को अपना बना लिया, इंडिया में रूल किए और इंडिया में रह गए. तो दे आर क्लेमिंग दैट नो वी वेर द रूलर क्लास एंड दैट्स व्हाई द मॉस्क इज आवर्स. और इसीलिए जो है उतना दिन तक हुआ. तो अब कहा जा रहा है कि नहीं, राम जन्मभूमि पे राम जी का मंदिर बनना चाहिए और वहीं पर बगल में एक मस्जिद भी बनेगा, बाबरी मस्जिद भी बनेगा. तो ये जो है, ये समझ लीजिए कि कितना दिन का बात है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसका रिलेशन आज भी हमारे कल्चर पे पड़ा हुआ है. तो इसलिए इसको जानना आप लोगों के लिए जरूरी है. इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू नो. और अब जो है क्यों क्या हो गया,
नाउ दे आर पार्ट एंड पार्शियल ऑफ आवर कल्चर। अब वो लोग यहीं रह गए, हमसे मिलजुल गए, तो अब उनसे आपस में लड़ना हम लोगों का सही नहीं है, क्योंकि नाउ दे आर ऑल दे आर इंडियंस, वी आर आल्सो इंडियन, दे आर आल्सो इंडियन, दो आवर रिलीजन इज डिफरेंट। हम लोग का धर्म अलग अलग है, लेकिन हम लोग दोनों इंडियन ही हैं, बोथ रिलीजन आर इंडियन। मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स इन 27 ईयर्स। अब 27 ईयर्स का कर है 1000 से लेकर 1027 सी। He wanted to make Ghazni. Why he invaded India in 17 time in 27 years? Because he wanted to make Ghazni, a small, hilly and poor region, into a powerful empire. He gained the control of Afghanistan and Khurasan. He was attracted. Why he was attracted to India? So he was attracted by the great wealth of India. So he started plundering towns and temples in North India, like Nagarkot, थानेश्वर, मथुरा एंड कन्नौज। न कहाँ नगरकोट, थानेश्वर, ऑल वेयर नियर द, मतलब यूपी का ये सारा जो है, यूपी और थोड़ा सा नगरकोट वगैरह जो था उधर था, हरियाणा की तरफ आएगा, थानेश्वर भी उधर जाएगा, कन्नौज भी उधर ही था, मतलब दिल्ली और यूपी। His most destructive attack was direct against Somnath temple in 125 CE, 1025 CE। कहता है उसका सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अटैक जो था वो सोमनाथ का मंदिर, गुजरात में है ये मंदिर, और वहां पर जो है शंकर भगवान का जो मूर्ति है उसको तोड़ा था, और बहुत ज्यादा वहां पे से धन पैसा लूट कर ले गया था महमूद गजनी। और ऐसा बोला जाता है कि महमूद गजनी को इंडिया पर अटैक करने के लिए जयचंद ने बुलाया था, जो संयोगिता, जो पृथ्वीराज का, उनके जो वाइफ थी, संयोगिता का फादर था, और वो पृथ्वीराज से दुश्मनी करता था, तो उसने ही बुलाया था उसको, जयचंद ने बुलाया था। और जब मंदिर को जब उसको लूटना था तो वहां के एक पुजारी ने उसकी मदद की, ऐसा मतलब हिस्ट्री में लिखा हुआ है किताबों में। महमूद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स इन 27 years, दैट इज 1000 से लेकर 1027 सी। He wanted to make Ghazni, a small, hilly and poor region, into a powerful empire. He gained the control of Afghanistan. अब उसने and Khurasan. He was attracted by the great wealth of India, so he started plundering towns and temples in North India, like Nagarkot, Thaneshwar, Mathura, and Kannauj. His most destructive attack was directed against Somnath temple in 1025 CE. Destructive मतलब भयानक अटैक था। This temple is situated on the sea coast of Gujarat. ये टेम्पल अब कहाँ है? तो गुजरात के समुद्र के किनारे है। This temple is situated at the sea coast, at the गुजरात के sea coast पर है, sea coast पर, sorry, sea coast of Gujarat. Rajput warriors put up a stiff resistance but lost the battle. अब राजपूत लोग लड़े थे, लेकिन बहुत मतलब ताकत से लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे। बिकॉज ऑफ दे वेयर नॉट यूनाइटेड। क्यों हार गए थे? क्योंकि वो लोग यूनाइटेड नहीं थे। मोहम्मद ब्रोक द आइडल ऑफ सोमनाथ एंड लूटेड प्रॉपर्टी वर्थ 20 million रुपीज। अब महमूद ने क्या किया? महमूद ने जो सोमनाथ का जो मंदिर था, आइडल मूर्ति था, उसको तोड़ दिया और वहां से करीब 20 करोड़ रुपया, मिलियन रुपया जो है लेकर के गया। उस समय का मतलब अरबों रुपया समझ लीजिए लेकर के गया, इतना पैसा था उस मंदिर के पास। और ये आप लोग पढ़े हैं, मठ टेम्पल्स वेयर द कल्चरल सेंटर ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज, तो उनको राजा भी बहुत पैसा देता था। उसके बाद कहता है some historians are of opinion that the main objective of Mahmud Ghazni was to propagate Islam and gain popularity among Muslims. अब कहता है कि कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि महमूद गजनी ने ऐसा क्यों किया, why he has done so। तो कहते हैं क्योंकि वो इस्लाम को प्रचार करना चाहता था। तो इस्लामिक रिलीजन जो था जब उसका ये हुआ, तो हम अपने बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई हैव टोल्ड यू दैट दे वेयर फाइटिंग, वो लोग आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, मुस्लिम्स। इट वाज द और अब जब उनके पास खाने पीने की उतनी मतलब ये नहीं था, क्योंकि हिली एरिया था, पुअर थे वो लोग, तो आपस में जनरली वो लोग रिलीजन के नाम पर उसी समय से लड़ते रहते थे। तो गजनी ने क्या किया, उनको रिलीजन के नाम पर एक साथ इकट्ठा किया और कहा कि अपने रिलीजन को और प्रोफागेट किया जाए, बढ़ाया जाए। तब अब बढ़ने के लिए किस तरह बढ़ा जाए, तो उस समय इंडिया
अपने कंट्री के तरफ से वो लोग इंडिया की तरफ बढ़े, क्योंकि हम लोग अब इंडियंस आपस में लड़ लड़ कर कमजोर हो रहे थे, और उसी में से कोई कोई बाहर के लोगों से दोस्ती करके चाहता था कि अपने घर, मतलब अब मान लीजिए कि मेरा कोई दुश्मन किसी मेरे दुश्मन से दोस्ती करेगा और बोलेगा कि आप चलो उसको मार दिया जाए। तो उस समय इंडियंस इसी तरह से वो लोग काम करते रहते थे, बिकॉज दे वेयर नॉट यूनाइटेड, और इसीलिए उनकी किसी से भी वो लोग जीत नहीं पाए। और ये लोग तो सोच कर आए थे कि हमको इंडिया पर अटैक करना है, इंडिया में रहना है, अब यहाँ से लूटना है, यहाँ पर अपना मतलब अपने रिलीजन को प्रोपागेट करना है। तो इसीलिए ये लोग यहाँ पर सक्सेसफुल हो गए, और इंडियंस वेयर नॉट गॉट सक्सेस। ये कहता है मुहम्मद इन्वेजन एक्सपोज द वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर। देखिए आगे आपको कह भी रहा है, जो महमूद गजनी जो 17 टाइम इंडिया पर अटैक किया, तो इससे क्या हुआ कि इंडियन रूलर का जो वीकनेस था, कमजोरी था, वो एक्सपोज कर दिया, बता दिया। एंड पेव द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। और पेव द वे मतलब बढ़ा दिया, मतलब ये मौका दे दिया कि इस मुस्लिम रूल इंडिया में हो जाए। ट्रेड इंटरेस्ट ऑल्सो अट्रैक्टेड मेनी मुस्लिम टू सेटल इन इंडिया। ट्रेड इंटरेस्ट मतलब व्यापार। अब देखिए वो लोग तो वहाँ पे जब उनके अरब के तरफ वो लोग आपस में लड़ते रहते थे, देयर वाज नो स्टेबिलिटी। इंडिया में कितना भी था लोग जो यहाँ पर अपना काम कुछ कुछ करते रहते थे, तो अब यहाँ इंडियन से उनका अपना व्यापार, तो ट्रेड इंटरेस्ट की वजह से भी ये लोग यहाँ पर इंडिया में रह गए। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ a close cultural interaction between India and Islamic Central Asia। अब इसी बीच में जब वो लोग यहाँ पर आ गए, तो उनकी जो उनका कल्चर था वो इंडिया में डेवलप किया, और हमारा जो कल्चर था वो कुछ वो लोग भी सीखे, और कुछ उनसे हम लोगों ने भी सीखा। But Mahmud destruction of valuable and artistic temple and idols was a great loss of Indian heritage। लेकिन अब कहता है कि लेकिन जब महमूद आया और इंडियंस मंदिर को तोड़ दिया, तो उस समय जो आप लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़े, उसमें इतना सुंदर मूर्ति बना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो इसने लेकिन बट इट हैज दिस मतलब इंडियन कल्चर हेरिटेज को, जो हमारा जो मतलब रिच कल्चरल हेरिटेज था, उसको उसने बर्बाद किया, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। Do you know Mahmud Ghazni is remembered as a plunderer of towns and temples in India। अब कहता है कि ये मतलब इंडिया में हम लोग उसको एक लुटेरा के रूप में याद करते हैं, जो यहाँ पर आके शहर को लूटा, मंदिर को तोड़ा। But in his own country he is remembered as a great builder of beautiful mosque। लेकिन देखिए अब यहाँ से लोग कितने मतलब चालाक थे, अब आपके कंट्री से लूटे, बर्बाद किए, और अपनी कंट्री में जा करके वहां पर उसने क्या बनाया, बहुत सुंदर सुंदर मस्जिद बनाया, पैलेस बनाया, महल बनाया, और लाइब्रेरी भी बनाया, मतलब लोगों को पढ़ने के तरफ भी, कि लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ देंगे। फिरदौसी अ फेमस पोएट रोट शाहनामा। अब उसी समय जो है महमूद, उस समय फिरदौसी जो है पोएट था, जो इसके साथ चलता भी था, शाहनामा लिखा, इन विच ही प्रेज द स्टेट्स, जिसमें कि उसने मतलब महमूद गजनी जो काम किया इस्लाम को बढ़ाने के लिए, उसका बड़ाई किया है। in which he praised the steps that Mahmud Ghazni took to propagate Islam and to build up Ghazni a great empire। और मतलब इस्लाम को बढ़ावा दिया और गजनी को एक बहुत बड़े राष्ट्र में बदल दिया। He also entrusted Al-Baruni to write an account of the Indian subcontinent known as Kitab-e-Hind, किताब एल हिंद। अब उसने अल बरूनी को भी ये किया, बोला कि एक किताब लिखो जिसमें जिसका नाम है किताब हिंद, जिसमें उसमें भी उस समय हिंद मतलब अपने कंट्री को, हिंदुस्तान को ये हिंद बोला। और ये बोलता है कि जो इंडिया का कंडीशन था, चाहे वो आके यहाँ पर जो अटैक किया, उसके बारे में बताने के लिए। Who is talking? He also entrusted Al-Baruni to write an account of the Indian subcontinent known as Kitab al-Hind। किताब अल हिंद लिखने के लिए बोला। अब फिर से देखिए, महमूद गजनी is remembered as a plunderer of towns and temples in India, but in his own country he is remembered as a great builder of beautiful mosques, palaces and libraries। Firdausi, a famous poet, wrote Shahnama, in which he praised the steps that Mahmud Ghazni took to
propagate Islam and to build up Ghazni, a great empire. He also interested Al-Biruni to write an account of the Indian subcontinent known as Kitab al-Hind. Now, children, Mahmud Gori. Mahmud Gori का कहता है, Mahmud Gori was the ruler of a small kingdom of Ghor in Afghanistan. अब गजनी के बारे में पढ़ रहे मोहम्मद गजनी, महमूद गोरी गजनी के बारे में पढ़े, अब मोहम्मद गोरी के बारे में। तो गोरी के बारे में बोला जाता है कि वो जो है स्मॉल किंगडम गोर इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का ही गोर एक जगह है, छोटा राज्य, वहां का वो राजा था। ये कॉन्कर्ड गजनी, उसने गजनी को जीत लिया, मतलब जो महमूद गजनी का जो ये था वहां जीत लिया। He placed it under the charge of his brother and decided to turn his attention towards India. जब गजनी को जीत लिया तब अब गजनी में रुका नहीं, उसको अपने भाई के अंडर में दे दिया और खुद क्या किया कि वो तो ध्यान लगाया था कि ये कैसे गजनी आगे बढ़ा है, इंडिया पर जाकर अटैक किया। तो he also decided to attack India and expand his empire. Unlike Muhammad Ghazni, whose main aim of invading India was to loot the great wealth of India. अब देखिए यहाँ पर मोहम्मद गोरी और महमूद गजनी में फर्क बता रहा है। महमूद गजनी जब इंडिया आया तो वो ये लेकर के आए कि इस्लाम को प्रोपागेट करेंगे और इंडिया से सामान लूट करके हम ले जाएंगे। लेकिन मोहम्मद गोरी जो है वो क्या, मतलब वो गोर वापस चला गया, लेकिन मोहम्मद गोरी जो है गजनी वापस चला गया, बट मोहम्मद गोरी जो है गोर वापस नहीं गया, उसने अपने भाई को गजनी में छोड़ दिया और खुद इंडिया आ गया यहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि वो इंडिया में ये क्या करना चाहता था, अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहता था, मतलब अब यहाँ पर वो राज करना चाहता था, वो वापस जाने वाला नहीं था। तो अब एक था कि मोहम्मद, अब आप लोग याद रखिएगा, महमूद गजनी जो है वो आया तो यहाँ लूटपाट करने के लिए और इस्लाम का प्रोपागेट करने के लिए। लेकिन इसका ये जो था क्या क्या था, इस्लाम को तो बढ़ाना था ही, इंडिया यहाँ पर इंडिया में अपने राज को भी एस्टेब्लिश करना था, क्योंकि वो समझ गया था कि इंडिया में आसानी से हम लोग अपने राज को एस्टेब्लिश, बिकॉज इंडियंस वे आर फाइटिंग टुगेदर। उसके बाद है तो द क्रेडिट ऑफ फाउंडिंग द मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया गोज टू महमूद गोरी। इसलिए मुस्लिम एम्पायर को इंडिया में एस्टेब्लिश करने का क्रेडिट किसको जाता है, मोहम्मद गोरी को जाता है, गजनी को नहीं जाता है, महमूद गजनी को नहीं जाता है, ये जाता है गोरी को। ये ऑक्यूपाइड पेशावर, अब कौन कौन सा जगह को, उस समय पाकिस्तान भी हम लोग का इंडिया का ही पार्ट था, इंडिया बहुत बड़ा था, अफगानिस्तान से उसका मतलब बाउंड्री टच करता था। He occupied Peshawar, Lahore and Sindh. He was defeated in the first battle of Tarai by Prithviraj Chauhan. ऐसा बोला जाता है कि तराई का जो पहला लड़ाई हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान उसको हराया था, लेकिन बाद में बट वाज विक्टोरियस इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन एंड टूक ओवर दिल्ली एंड अजमेर। लेकिन जब सेकंड बैटल तराई का जो दूसरा वार हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था, और ऐसा बोला जाता है कि इसने मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था और इसको अफगानिस्तान ले गया था, गोर ले गया था, और वहां पर उसके साथ जो उसका जो चंद बरदाई जो था वो भी गया था। पृथ्वीराज चौहान का जो ये था जिसने कि लिखा था, पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा था, जो एक किताब लिखा था ना पृथ्वीराज चौहान के बारे में, चंद बरदाई ने, आप लोग को याद है कि नहीं? चाहे चंद बरदाई है रिटन ए बुक about the life history of the Prithviraj Chauhan, that was the Prithviraj Raso. Chand Bardai composed an epic poem Prithviraj Raso which narrates his bravery and heroism. Heroism मतलब उसके चंद बरदाई was the friend of पृथ्वीराज चौहान also, और जिसमें कि उसने पृथ्वीराज की बहादुरी और हीरोइज्म को लिखा था। तो अब उस समय मोहम्मद गोरी की मदद जयचंद ने की थी, और ऐसा बोला जाता है कि जब ये गोर गया तो इसको बंदी बना लिया, तो पृथ्वीराज चौहान जो है आवाज पे बाण चलाता था, तो मोहम्मद गोरी को किसी ने कहा, भीड़ में ये भी था, चंद बरदाई भी था, लोग उसको देख रहे, इसको पिंजड़ा में बंद कर दिया था। तो जब पिंजड़ा को बोला गया कि एक बाण चलाएगा तो उसने कह दिया कि ठीक है एक बाण चलाओ, और एक बोला गया कि एक बाण चलाओ, देखने कि तुम बाण कैसे चला सकते। तो उसी पे चंद बरदाई जो है भीड़ में बोला 4 बास 84 गज अंगुल अष्ट प्रमाण है, तुम अंगुल अष्ट पर सुल्तान है, तुम मत चुको चौहान। मतलब इतना दूरी पर सुल्तान बैठा है, तुम
उसको मार दो। और ऐसा बोला जाता है इन द हिस्ट्री, अमरजीत कथा कॉमिक्स जो आप लोग लाइब्रेरी से लेकर पढ़ते हैं, तो उसको पढ़िएगा तो उसमें आप यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन। तो ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का दोनों आंख वो जो है ये कर दिया था, मतलब आंख पे पृथ्वीराज चौहान। Please take me in your book. Muhammad Ghori, and ultimately Ma'am, please take me in your mute all the participants. Ma'am, please take me in your SST group. who are you? कौन हो? Ma'am, please take me in your WhatsApp group. ये खत्म नहीं हुआ डैडी जी, दूसरे पैकेट लेके आ गए थे। किस ग्रुप में, किस सेक्शन में हो बताओ हमको। Ma'am, 7th की. Ma'am, 7th की. Yes, ma'am. Log Anand. तो तुम अपने क्लास टीचर को नहीं बोले हो कि हमको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए में? सोनू भैया लटक गए पंखे से, आजा। हाँ. खाएंगे माँ जी। भैया ओपी तो Anyone has any problem? किसी को कोई पिताजी has any problem? No. No, ma'am. Who is laughing? Ma'am. Who is laughing so loudly? No, जोर ma'am. से कौन हंस रहा है? उड़ के आ गया। कोई बच्चा होगा। टीवी चला साथ है क्या, उसको रुकने को बोल रहे, तू चला रहे। हाँ हाँ। Yes, children, okay. Now, have a good day. और इस लेसन को आप लोग पढ़िएगा। आज के दिन में ये वाली डिलीवरी नहीं कर पाए। Okay, ma'am. I will post you okay, the chapter now. Classes is over now. इसमें से अगर तू यार तू पैकेट तो तोड़ देगा वहां पे। चल 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 बोलो बोलो। अरे अरे मेरी बात सुन। Question ये पैकेट